कांस्टेंट फोर्स के लिए जब हमारे पास वर्क डन कांस्टेंट हो तो हम इस रिलेशन को अप्लाई करते हैं। अब तो हमारे पास वर्क डन वेरिएबल है, तो अब क्या किया जाए। देखिए स्टूडेंट्स, घबराने की कोई बात नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस करना इतना होगा आपको कि लास्ट तक इस वीडियो को देखें। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि वेरिएबल फोर्सेस की क्या होती हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वेरिएबल फोर्स क्या होती क्या है। वेरिएबल फोर्स क्या होती है। अच्छा, वेरिएबल फोर्स क्या होती है। देखिए ऐसी फोर्स हमारे पास वेरिएबल फोर्स कहलाएगी जो मैग्नीट्यूड के साथ वेरी करे या फिर डायरेक्शन के साथ। यानी वेरिएबल फोर्सेस दो तरह से हो सकती हैं। नंबर 1 ये कि वो मैग्नीट्यूड के साथ वेरी करे, वेरी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड टू इट्स वेरी विद रिस्पेक्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड। या तो हम मैग्नीट्यूड से उसको वेरी करते हैं, क्यों कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा। सेकंड वन है हमारे पास कि वो वेरी करती है वेरी विद रिस्पेक्ट टू इट्स डायरेक्शन, या तो फिर वो डायरेक्शन से वेरी करेगी, यानी या तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी या उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। आपने देखा होगा कि हम जो जो ऊपर की तरफ जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होती है, नहीं डिक्रीज होती है। अच्छा, तो आपने देखा होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी वेरी करती है। अगर आप अर्थ की तरफ मूव करते हैं या फिर अर्थ से अवे मूव करते हैं, या तो यहाँ अर्थ है आप इससे अवे जा रहे हैं अर्थ से, या फिर आप इस अर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू वेरी कर रही होगी। तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक वेरिएबल फोर्स है। तो अब हम देखते हैं कि वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल्स क्या हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसकी 2 एग्जांपल्स आती हैं। नंबर 1 हम क्या लें, 2 तो नहीं है, बहुत सारी हैं, लेकिन हम 2 को जिक्र करते हैं। एक क्या देते हैं मैस स्प्रिंग सिस्टम की, और सेकंड वन था हमारे पास स्प्रिंग सिस्टम, एंड सेकंड वन था हमारे पास रॉकेट, मोशन ऑफ रॉकेट। अगर हम मोशन ऑफ रॉकेट की बात करें, ठीक है, तो आप देखें जैसे जैसे ज़मीन की सरफेस से ऊपर जाता है रॉकेट, तो उसके ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या मतलब है, हमने फार्मूला पढ़ा था Fg इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये चीज़ जो जो डिस्टेंस कम हो जाएगा होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, फोर्स कम होने लग पड़ेगी, कम फोर्स होगी और डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जो जो डिस्टेंस कम होगा, अगर फिर ये डिस्टेंस वेरी करता है तो कम हो जाता है, वापस आता है वो, तो हमारे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो अब मोशन ऑफ रॉकेट में क्या होती है, यहाँ से अगर वो प्रोजेक्ट करता है ऊपर की तरफ, जो जो रॉकेट ऊपर मूव करता है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाती है और डिस्टेंस ज़्यादा होता जाता है। ठीक है, तो वेरी कर रही है फोर्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस को जितना ज़्यादा बढ़ा दिया जाए हमारे पास फोर्स उतनी कम हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से क्या हुआ, ये फोर्स क्या है, वेरिएबल फोर्स हो गया। मैग्नीट्यूड है ना r², r क्या है, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस क्या है, मैग्नीट्यूड क्वांटिटी है। तो जो जो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो हमारे पास क्या हुआ, इसमें भी चेंज आया और फोर्स कम हो गई। ठीक है, ये तो था हमारे पास वेरिएबल फोर्स की एक एग्जांपल। अगर हम दूसरी एग्जांपल को देखें मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम को, तो उसमें क्या है हमारे पास कि एफ़ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। एक्स को बढ़ा दो, एफ़ बढ़ता जाएगा, जो जो इसको बढ़ाओगे ये खुद ब खुद इंक्रीज़ होगा, इसको डिक्रीज़ करोगे ये भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो अब हमें पता चला है कि हमारे पास जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है उसकी फोर्स भी क्या है, वेरिएबल फोर्स है। तो अभी हम बुक से देख लेते हैं कि बुक वाले हमें क्या बताते हैं। बुक में कहते हैं द फोर्स विच वेरीज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स। द फोर्स बिहेव्स एज वेरिएबल फोर्स इन मोशन ऑफ रॉकेट, मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम एंड मोशन ऑफ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी। या तो बॉडी जो है वो मूव कर रही है अगेंस्ट ग्रेविटी, या फिर हमने कहा है कि रॉकेट की मोशन है, या फिर मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन है। तो ये सारी हमारे पास वेरिएबल फोर्स बिहेव करती हैं, एज अ वेरिएबल फोर्स बिहेव कर रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि वेरिएबल फोर्स होगी एक डायमेंशन में, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस उसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देंगे और फिर उन पैचेस को इक्वली इंटरवल में डिवाइड करने के बाद उनको सबको ऐड अप कर देंगे।
वर्क डन निकल आएगा। तो देखते हैं क्या कहते हैं, बुक वाले कहते हैं कि कंसीडर करें एक बॉडी को एक्टेड अपॉन बाय वेरिएबल फोर्स एफेक्ट्स। कंसीडर करते हैं एक बॉडी को जिस पे वेरिएबल फोर्स एफेक्ट्स एक्टेड अपॉन हो रही है, ठीक है। इट मूव्स अलोंग एक्स डायरेक्शन फ्रॉम पोजीशन x1 टू पोजीशन x2 अंडर दिस फोर्स। तो क्या करता है, जो है बॉडी है वो x डायरेक्शन में मूव करती है x1 से पोजीशन x2 पे। उसने डायग्राम दिखाई है कि पहले यहाँ x1 पोजीशन है, यहाँ से बॉडी ने मूव किया x2 पर, ठीक है। तो द ग्राफ बिटवीन एफ एक्स एंड एक्स इज शोन एज, ये था हमारे पास एफ एक्स एंड दैट्स एक्स। एक्स और एफ के दरमियान में जो हमारे पास ग्राफ शो हो रहा है, उसने कहा है कि वो उसने डायग्राम में दिखा दिया। पहले यहाँ F1 थी, आगे 2 3 थोड़ा बढ़ती गई ना, मतलब ये अगर हमारे पास ज़मीन है यहाँ से यहाँ तक गया, फिर इसके बाद यहाँ 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 वो बढ़ता जाता है ना डिस्टेंस, तो वो उस तरह बात कर रहा है। डिवाइड द टोटल डिस्प्लेसमेंट इनटू n स्मॉल इंटरवल्स ईच ऑफ विड्थ डेल एक्स। अब वो क्या कहता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट को n स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड करें और हर एक की विड्थ क्या हो, डेल्टा एक्स हो। कंसीडर करें फर्स्ट इंटरवल बिटवीन x1 एंड x1 प्लस डेल एक्स इन विच फोर्स F1 इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। उसने कहा है कि पहले इंटरवल को देखें, दैट्स इट। और यहाँ आप सपोज कर लें कि हमारे पास x1 प्लस डेल एक्स है और फोर्स क्या है, F1 है, ठीक है, जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो हमने फर्स्ट के लिए अगर वर्क डन निकाले डेल W1 के लिए, तो वही F1 डेल एक्स आ जाएगा। अगर हम सेकंड के लिए निकालेंगे तो F2 डेल एक्स, थर्ड वन के लिए इसी तरह सिमिलरली एन टर्म्स के लिए हम ऐसे निकाल लेंगे। अगर हम कहें कि टोटल वर्क डन क्या होगा, तो हम इन सब टर्म्स को ऐड अप कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा डेल W1 W2 W3 अप टू 7 WN तक। वर्क डन टोटल के लिए आया तो सिग्मा हमने यहाँ से, वो सिग्मा कह रही हूँ सॉरी, डेल्टा हमने हटा दिया। अब W इज़ इक्वल टू ये जो डेल्टा है ये सब में मौजूद था, कॉमन निकाल लें, लेकिन नहीं निकालते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं डेल्टा W1 की। डेल्टा W1 की क्या थी, F1 डेल्टा एक्स, यहाँ से उसने लिए फर्स्ट इंटरवल की, ठीक है, वो यहाँ पुट की, फिर सेकंड की पुट की है, थर्ड की लास्ट तक ऐसे पुट किया है। फिर अगर हम देखें तो हमारे पास F1 F2 F3 F4 अब टू डेल एक्स है, डेल एक्स को लिख दिया, F को हमने आई कर दिया, किसी इंटरवल आई स्टार्ट 1 से हो रहा है, और इसको सिग्मा एन यानी इन सबको ऐडअप कर दिया। सिग्मा का मतलब क्या है कि इसको ऐडअप कर दिया। अंडर लिमिटिंग केस when del x goes to 0 and number of intervals goes to infinity, the term del x goes to dx and summation यानी सिग्मा जो है वो goes to interval। कहते हैं कि अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई कर दें कि डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 कर रही हैं, तो इंटरवल्स में जितने नंबर्स होंगे वो कहाँ पहुँच जाएंगे, इन्फिनिटी पर। क्यों पहुँच जाएंगे, देखिए 1 to n था, जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मालूम कि लास्ट टर्म क्या होगी, तो ये इन्फिनिटी तक नंबर्स पहुँच जाएंगे खुद ब खुद। फिर वो कहता है द टर्म गोज़ टू डी एक्स, जो डेल एक्स टर्म है वो कहाँ क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन की यानी लिमिट की वजह से डेल एक्स बन जाएगी, डी एक्स, डेल एक्स से डी एक्स बन जाएगी। और समेशन साइन जो है हमारे पास सिग्मा, वो हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, वो हमारे पास चेंज हो जाएगी इंटीग्रल में। तो हमने किया कि लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0, ये चीज़ पुट किया, एन इंटू समेशन साइन और दैट्स इट। जब इस पर लिमिट अप्लाई हुई तो ये क्या हो गया है इंटीग्रल में। तो जहाँ तक हमने लेना था फुल होल x1 टू x1 से x2 तक, वो हमने ले लिया एफ डी एक्स, फोर्स ले लिया, ये हमारे पास आ गया फोर्स x1 इंटीग्रल से x2 तक, ये होल फोर्स आ गई हमारे पास। हमने ये चीज़ वर्क डन का फार्मूला आ गया, हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी कि वेरिएबल हो फोर्स और एक डायमेंशन हो, तो उसमें हम लोग फोर्स को कैसे, वर्क डन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉरी फोर्स नहीं वर्क डन को, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नेट वर्क डन आया है W, वो क्या आ गया है, इंटीग्रल x1 x2 एंड एफ डी एक्स, ये चीज़ हमारे पास आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा था कि एक्सप्लेन करें साथ मैथ स्प्रिंग सिस्टम को। तो उन्होंने कहा है कि कंसीडर करें एक ब्लॉक मैथ एम हो, उसको अटैच कर दें एक स्प्रिंग के साथ सच दैट इट्स अदर एंड इज फिक्स्ड टू अ स्पॉट। उसने कहा है कि एक मैथ लें, उसके एक एंड को क्या करें, स्प्रिंग के साथ बांध दें। मैथ ये रहा हमारे पास मैथ एम, इसके एंड को हमने स्प्रिंग के एक एंड को किससे बांध दिया, इस मैथ के साथ, और दूसरे को एक स्पोर्ट के साथ बांध दिया, ठीक है। द ब्लॉक इज प्लेस्ड
on a horizontal smooth surface at rest called mean position. This is example of variable force along one direction. वो कहता है कि जिसके ऊपर हमने इसको रखा है, ठीक है, ये मैस है ना, इसको जिस जगह पे रखा है फर्स्टली वो हमारे पास उसकी मीन पोजीशन होगी। कहाँ रखा है हमने, सपोज कि हमने ये रखा है इसका मैस को, ये उसकी हो गई मीन पोजीशन। उसको जब हम पीछे फोर्स उसके ऊपर लगाएंगे, पीछे लेके जाएंगे या आगे लेके जाएंगे, तो हम फिर उसको एक्सट्रीम पे ले आएंगे और फिर उसको सेकंड एक्सट्रीम पे, ठीक है। द एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल एक्ट्स ऑन द ब्लॉक। इस ब्लॉक के ऊपर हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, इसके ऊपर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई है विच इज़ इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स सो दैट ब्लॉक इज़ नियरली इक्विलिब्रियम एट ऑल द टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ है कि ब्लॉक क्या है, नियरली इक्विलिब्रियम पे आ गया है। क्या है कि सबसे पहले हमारे पास ब्लॉक था, उसका मैस हमने एम लिया है, उसको हमने पीछे एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करवा के उस स्प्रिंग का एक एंड हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट लगा के उसके साथ बांध दिया है, ठीक है। दैट स्प्रिंग हो गया है हमारे पास, और ये हमारे पास है इसका मैस, एंड दैट्स हमारे पास क्या है, सपोर्ट है। अब वो कहता है कि अगर हम इस मैस को एम जो है इसको हम मूव करवाएं, ठीक है, इस मैस एम पे एक फोर्स दें, और वो फोर्स कौन सी होगी, एक्सटर्नल फोर्स यानी बैरूनी फोर्स दें। इस पे ऑलरेडी कोई फोर्स नहीं थी बल्कि हमने बाहर से इसको एक्सटर्नल फोर्स दी है। जब उस फोर्स को हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो ब्लॉक यहाँ आ जाएगा, मैस एम स्प्रिंग ये। फिर जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा, तो ये मैस इस पोजीशन पे आ जाएगा। अभी उसने ये ही बताया है, इसके दरमियान उसने कहा ये डिस्टेंस जो है वो एक्स है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें ये भी डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। अब वो कहता है एज्यूम करें दैट ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन, द स्प्रिंग एक्सर्ट्स एन अपोजिट फोर्स एफ एस गिवन एस। वो कहता है कि आप क्या सपोज करें कि ब्लॉक जो है वो डिस्प्लेस्ड करता है डिस्टेंस एक्स के थ्रू फ्रॉम मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से वो डिस्टेंस एक्स से डिस्प्लेस्ड करता है, और उस पर जो फोर्स है वो अपोजिंग फोर्स अप्लाइड की गई है जिसको उसने माइनस कॉन्स्टेंट। तो हमने जो अपोजिंग फोर्स ली है एफ एस वो क्या है, माइनस कॉन्स्टेंट एक्स ली है। कॉन्स्टेंट यानी हमने कहा था ना कि स्प्रिंग की फोर्स होती है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यहाँ पे हमने माइनस जो नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है कि हमारे पास अपोजिंग फोर्स है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जो अप्लाइड की गई है। तो इसको हटाया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तो कांस्टेंट आ गया। द स्प्रिंग फोर्स एफ एस इज नेगेटिव व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड एक्स इज greater than 0. The spring force Fs is positive when force is compressed and x is less than 0. तो वो कहता है कि जो फोर्स है इसकी Fs अपोजिंग फोर्स, उसको वो कहता है कि कब नेगेटिव होगी, जब स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच्ड होगा, यानी उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर हो जाएगी। और स्प्रिंग की पॉजिटिव फोर्स कब होगी, जब उसकी अपोजिंग फोर्स तब पॉजिटिव होगी जब उस स्प्रिंग को कंप्रेस्ड किया जाएगा, यानी वो लेस देन 0 हो जाएगा, 0 से पीछे जाएगा। The work done on a block by the spring force when block moves from initial position x1 to final position x2. अब वो कहते हैं कि तो अब हम बात करते हैं कि वर्क डन जो ब्लॉक की है उसकी स्प्रिंग फोर्स ब्लॉक जब मूव्स करता है अपनी इनिशियल पोजीशन x1 से पोजीशन फाइनल पे x2 पे, तो क्या होगा। वर्क डन हमने लिया है अपोजिंग वर्क डन x2 x1 से x2 तक हमने ये लिमिट ली है, यानी इंटीग्रल लिया, और एफ डी एक्स हमारे पास था, ये फार्मूला था वो लिया है। x1 to x2 है हमारे पास, f क्या था हमने निकाला माइनस कांस्टेंट x वो पुट किया, ऑफ डी एक्स पुट किया। आगे उसने क्या किया है कि इसको इंटीग्रेट कर दिया है, माइनस कांस्टेंट ये k कांस्टेंट था बाहर निकल गया, x की इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी वैल्यू में एक प्लस करें पावर में 1 + 1 और नीचे भी उसी से डिवाइड कर दे, तो ये हो गया x²/2 और साथ ये लिमिट एज इट इज़ आ गई। अब क्या करते हैं, उसने किया है कि माइनस कांस्टेंट ये जो x के साथ था 1/2, इसको 1/2 को बाहर निकालिए, इधर लिख दिया उसने x, यानी अब उसने क्या किया, वेट इसको मैं प्रोसेस को कॉपी के ऊपर करके बताती हूँ जी। उसने कहा था ना कि WS जो है हमारे पास वो है x1 से x2 तक है, और इधर उसने लिखा है FDX। फोर्स हमारे पास माइनस कांस्टेंट x आ गई है, और ये साथ क्या है D of x,
और साथ हमारे पास लिमिट x1 से x2 तक चल रही है। फिर उसने कहा है कि लिमिट इसके इंटीग्रेशन किया तो माइनस के कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, एक्स की इंटीग्रेशन की है, एक्स की पावर में एक प्लस भी किया और उसी से नीचे डिवाइड भी किया है और साथ जो लिमिट थी उसको लगा दिया है साथ ही। अब उसने इस लिमिट को अंदर ले आया है, उसने 1/2 भी कांस्टेंट है उसको भी बाहर निकाल दिया, इधर से माइनस के था वो भी बाहर आ गया, -1/2 के ये बाहर आ गया है, इधर से एक्स जो था ना एक्स स्क्वायर इस पे उसने पुट किया पहले x1, ये बन गया x1 का स्क्वायर, माइनस x2 है तो x2 का स्क्वायर, ये चीज़ बन गई है। अब अगर हम इसको अलग-अलग करके लिखें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, -1/2 कांस्टेंट x1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट x2 का होल स्क्वायर, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। वर्क डन ऐसे यानी अपोजिंग वर्क डन आ गया। फिर अब वो क्या कहता है, बुक वाला कहता है कि द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक इज पॉजिटिव इफ x1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन x2 स्क्वायर एंड इट मीन्स स्प्रिंग डज पॉजिटिव वर्क व्हेन इट एक्ट्स टू रिस्टोर द ब्लॉक एट मीन पोजीशन। अगर हमारे पास x1 का स्क्वायर ग्रेटर हो x2 के स्क्वायर से, ठीक है, ग्रेटर देन, तो हमारे पास इसका मतलब क्या हो गया कि स्प्रिंग जो है वो पॉजिटिव वर्क डन करेगा और एक्ट्स क्या करेगा, रिस्टोर द ब्लॉक एट मीन पोजीशन, और वापस उसको रिस्टोर कर देगा कहाँ, मीन पोजीशन की तरफ। द वर्क डन ऑफ बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक व्हेन इट मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन x1 इज इक्वल टू 0 टू फाइनल पोजीशन x2 x। अब अगर हमारे पास जो मीन पोजीशन है वो 0 हो जाए और एक्सट्रीम पोजीशन जो हो जाए वह x2 हो जाए, यानी फाइनल जो पोजीशन है वह x2 जो है वह x हो जाए। अगर हम इसको पुट करें, वर्क डन दिस 0 से x तक, इसको पुट किया हमने वही चीज़ उसी में, फिर ये हमारे पास आ गया। बस नीचे क्या किया, यहाँ पे उसने जो वैल्यूज़ लगाई हैं उसने पहले लगा दिया माइनस कांस्टेंट एक्स स्क्वायर है ना, माइनस कांस्टेंट बाय 2 यानी 1/2 बाहर निकल गया, एक्स स्क्वायर की जगह पहले आ गया उसने 0 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो हमारे पास ये बन गया है जी, ये बन गया हमारे पास x का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर पुट किया तो ये हमारे पास आ गया -1/2 के एक्स का स्क्वायर माइनस के बाय मतलब 2 है ना, तो 1/2 से निकाला के को बाय निकाल दिया और एक्स का स्क्वायर यहाँ से बच गया, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास ये चीज़ बच गई है। और वो कहता है द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ब्लॉक विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू स्प्रिंग फोर्सेज W एक्सटर्नल जो है वो हमारे पास +1/2 -1/2 ये था, इसके साथ जब माइनस वाली फोर्स ऑपोजिट फोर्स मिली है तो वो माइनस एक्सटर्नल फोर्स वाला माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस। द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व आल्सो गिव्स वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑन अ ब्लॉक, जो उस कर्व के नीचे एरिया होगा वो भी हमें उसका दे देता है स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक पे जितनी स्प्रिंग फोर्स जो है हमारे पास स्प्रिंग है उस पर जितनी फोर्स हमने अप्लाई की उसका अगर हम वर्क डन निकालना चाहें तो हम उसका जो है एरिया है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व के नीचे उसको फाइंड आउट करके भी हम बता सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, पहले x2 होता ना तो ये यूँ उसने किया है, पहले ये रही यहाँ आता है x2 का स्क्वायर पहली वैल्यू का स्क्वायर फिर नीचे वाली का फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, इसको अब जब अंदर करेंगे तो ये -x2 का स्क्वायर और ये प्लस में आ जाएगा x1 वाला, तो उसने अब जब इसको उल्टा के रखा है तो वो बन गया 1/2 कांस्टेंट x1 का स्क्वायर -1/2 कांस्टेंट x2 का स्क्वायर। ये वाली चीज़ आप एक मरतबा फिर देख लें, ये मिस्टेक है। यहाँ पे आता है हमारे पास फाइनल डिस्टेंस और इधर होता है हमारे पास इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल वाली बात है। ठीक हो गया, ये था हमारे पास वर्क डन वाला टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हो गया है, यानी हमारे पास 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर नंबर 8 के। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।